गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए स्वागत है आपका फिर से लक अकेडमी में, जहां मैं बात करूंगा नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो जो मैंने कहा टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, कोरिलेशंस है, हाइपोथेसिस टेंसिंग है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं 100 से, जो कि हमारे मोस्टली में बात करूँगा कि यहाँ से ही हमारी कोशिश होगी कि सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से निकाल आए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहला क्वेश्चन की, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्ट कैसे किए जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, वो वाले क्वेश्चन हम लोग आज कर लेंगे। और मेरे ख्याल से हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका कल हो, परसों, या जब भी मेरा एग्ज़ाम होगा तो हम लोग उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, वो लोग सारे लोग सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, जिससे कि मैं नेक्स्ट टाइम पर इससे अच्छी एक और वीडियो ला सकूँ। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा तो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट अबाउट अ पॉपुलेशन डेवलप फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग। हम एक स्टेटमेंट देते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से कुछ निकालते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, तो उस स्टेटमेंट को ही बोला जाता है हमारा हाइपोथेसिस। ओके, तो जब हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं पॉपुलेशन के लिए, वो स्टेटमेंट ही हमारा होता है क्या, हाइपोथेसिस। तो जो बोलते हैं हम लोग टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन, तो जो टेंटेटिव वर्ड यूज भी होता है इसी के लिए, तो टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन उसको ही हाइपोथेसिस बोला जाता है। ठीक है, तो एनी हाइपोथेसिस विच इज टेस्टेड फॉर द पर्पस ऑफ रिजेक्शन, देखो वर्ड याद रखना है, पर्पस ऑफ रिजेक्शन। जब भी ऐसी हाइपोथेसिस जिसको हम लोग टेस्ट करते हैं पर्पस ऑफ रिजेक्शन के लिए, तो जब भी हम लोग एज्यूमशन करते हैं वही तो हमारी हाइपोथेसिस है। लेकिन अगर वो रिजेक्शन का वर्ड आ जाता है, तो रिजेक्शन या नो वर्ड आ जाता है, तो समझ लेना है वो नल हाइपोथेसिस की बात चल रही है। तो यहाँ पर याद रखना है, अ पर्पस विच इज टेस्टेड फॉर द पर्पस ऑफ रिजेक्शन अंडर एज्यूमशन दैट इज ट्रू, तो उसे बोलेंगे नल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट बात करूंगा, स्टेटमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। भैया पॉपुलेशन पैरामीटर ही के लिए जो हमारा स्टेटमेंट होता है वही हमारा नल हाइपोथेसिस है। तो नल हाइपोथेसिस क्या होती है, एक पॉपुलेशन पैरामीटर्स है। इनके अलावा देखिए टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स में हमारी बहुत तरह की पढ़ना में, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव, सिंपल, कॉम्पोजिट, तो और स्टैटिकल। तो यहाँ पर जब एनी स्टेटमेंट हुज वैलिडिटी इज टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, जब हम किसी स्टेटमेंट की वैलिडिटी को टेस्ट करते हैं सैंपल के बेस पर, उसी को बोलते हैं स्टैटिकल। और ये हमेशा न्यूमेरिकल होगी, क्वान्टिटेटिव होगी। तो जब भी हम स्टेटस की बात करेंगे तो स्टेटमेंट whose validity is tested on the basis of sample is called statistical hypothesis। नेक्स्ट बात करेंगे, अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट अ पॉपुलेशन। मैंने बोला ना सेम, क्वांटिटेटिव की बात करता है तो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट अ पॉपुलेशन को ही बोला जाता है स्टैटिकल हाइपोथेसिस। तो सेम वही चीज़ है, मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ जिससे कि क्लियर हो आपको। तो ये क्या है हमारा, एक तरीके से स्टैटिकल हाइपोथेसिस है। स्टेटमेंट दैट इज accepted if sample data provides sufficient evidence that null hypothesis is false। हमने स्टेटमेंट दिया और हमारी नल हाइपोथेसिस आपकी क्या हुई, रिजेक्ट हो गई, तो हमारा अब क्या होगा, एक अल्टरनेटेड हाइपोथेसिस हमारी क्या होगी, आ जाएगी। तो हमने बोला था कि जब भी नल हाइपोथेसिस तो रिजेक्ट होने के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसके बाद जो हाइपोथेसिस आती है उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और अल्टरनेटेड हाइपोथेसिस का ही दूसरा नाम होता है रिसर्च हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑल्सो कॉल्ड एज रिसर्च हाइपोथेसिस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आल्सो कॉल्ड एज, तो इट इज आल्सो नोन एज रिसर्च हाइपोथेसिस। इसके अलावा हाइपोथेसिस दैट स्पेसिफाई ऑल द वैल्यू ऑफ पैरामीटर। हमें याद रखना है कि ऐसी हाइपोथेसिस जो स्पेसिफाई करती है हर तरह के वैल्यू को, हर तरह के पैरामीटर को, वही हमारी होती है सिंपल हाइपोथेसिस। कॉम्पोजिट में अभी थोड़ी देर में बता चुका हूँ, अभी तो पहले देखो नल बता चुका हूँ और ऑल्टरनेटिव बता चुका हूँ। और जहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं ऑल द वैल्यू ऑफ पैरामीटर, वो हमारी होती है सिंपल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, अगर हाइपोथेसिस के अंदर म्यू की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 होती है, याद रखना लेस देन इक्वल टू 10 होगी तो उनको ही हम लोग बोलेंगे कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस। सीधे सीधा याद रखना, एक लेस देन 10 हो या लेस देन इक्वल टू 10 हो तो कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस है। ठीक है, हाइपोथेसिस स्पेसिफाई द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखना है कि जो अगर मैं बात करूँ कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इफ हाइपोथेसिस स्पेसिफाई द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, या मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले सिंपल की, तो वो सिंपल हाइपोथेसिस में आती है जहाँ पर ऑल आपकी क्या होती है, ऑल वैल्यू पैरामीटर को हम लोग कंसीडर करते हैं, तो वो सिंपल हाइपोथेसिस की बात है। तो जहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, कंसीडर किया जाते हैं ऑल वैल्यूज़ को, वो हमारा सिंपल हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस में बी क्लासिफाइड एज, हाइपोथेसिस में से कौन कौन सी हो सकती है, तो अभी बता चुके हैं सिंपल, कॉम्पोजिट, नल, सभी तरह की होती है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। जब नल हाइपोथेसिस आपकी सही है, आपकी उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसी को बोला जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सीधा से याद रखना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, तो वो होता है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंसेस। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका द डिवाइडिंग पॉइंट वेयर द रीजन नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वो पर्टिकुलर रीजन, वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है, उस पर्टिकुलर वैल्यू को ही बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल वैल्यू। तो क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी? वो पर्टिकुलर डिवाइडिंग पॉइंट होगा जहाँ पर हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी या नहीं होगी, वो पर्टिकुलर वैल्यू हमारी क्रिटिकल वैल्यू हो जाती है। वो रीजन हमको या वो पॉइंट हमको समझ लेना है। इफ द क्रिटिकल रीजन इज लोकेटेड इक्वल इन बोथ साइड, जब बात करेंगे कि वो क्रिटिकल वैल्यू या क्रिटिकल रीजन हमारा इक्वल है दोनों साइड के सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के, तो हमारे इस तरह के टेस्ट को बोलते हैं हम लोग टू टेल्ड टेस्ट। तो टू टेल्ड टेस्ट या फिर वन टेल या राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड, ये कब होगा? ये इसी सारी क्वेश्चन में अभी के अभी हम लोग समझ लेते हैं। तो अगर हमारा क्रिटिकल रीजन दोनों साइड इक्वल आ रहा है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों साइड बराबर आ रहा है, तो वो टेस्ट हमारा होगा टू टेल्ड टेस्ट। ठीक है, ये याद रखना है, लोकेटेड इक्वली दोनों साइड बराबर है। इसके बाद हम करेंगे चॉइस ऑफ वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट किस पर डिपेंड करता है? तो वन टेल टेस्ट हो या टू टेल टेस्ट हो, ये दोनों ही डिपेंड करते हैं हमारी ऑल्टरनेटेड हाइपोथेसिस पर। तो हम कौन सा करेंगे दैट वाज अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि चॉइस ऑफ वन टेल और टू टेल हमारा डिपेंड करता है ऑल्टरनेटिव पर। कैसे डिपेंड करेगा? अगर हमारी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस मतलब नल हाइपोथेसिस की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ 50 है और हमारी ऑल्टरनेटिव की वैल्यू मोर देन 50 है, मतलब अगर मैं बात करूँ म्यू इज इक्वल टू 50 और आपका म्यू फॉर आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ग्रेटर देन 50 आ रहा है, तो हमेशा याद रखना ज़्यादा है तो राइट टेल टेस्ट होगा। अगर सेकंड क्वेश्चन बात करें तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस जहाँ पर म्यू की वैल्यू 20 है, नल हाइपोथेसिस के लिए ऑल्टरनेट के लिए उससे कम आ रही है, लेस देन 20 है, तो जब हम बात करेंगे ज़्यादा आ रहा है तो राइट टेल टेस्ट होता है, और अगर कम वैल्यू आती है तो आपका लेफ्ट वन साइड टेल टेस्ट होता है। तो ये दोनों समझ लेना है। राइट हैंड कब होता था? मैंने कहा राइट टेल्ड कब होता था, टू टेल्ड कब होता था? तो टू टेल्ड समझ लेना है। टू टेल्ड हमने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि टू टेल्ड कब होगा? जब दोनों साइड बराबर होगा। किस पर डिपेंड करेगा? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर डिपेंड करेगा। अगर म्यू की वैल्यू, मैंने कहा नल हाइपोथेसिस की वैल्यू 50 है और हमारे ऑल्टरनेटिव की दर मोर देन 50 है, ऑल्टरनेटिव की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, कैलकुलेटेड वैल्यू उसकी ज़्यादा आ रही है, तो राइट टेल्ड होगा। अगर कम आ रही है तो लेफ्ट टेल्ड होगा। इसके अलावा टेस्टिंग मैं बोल रहा हूँ म्यू इक्वल टू 25 है और म्यू वन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 20, आपसे कोई फिक्स नहीं बोल रहा है, तब हम लोग बात करते हैं टू टेल्ड टेस्ट की। ओके, तो वहाँ पर आपको कन्फाइंड ही नहीं कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन। एक और, अ रूल ऑफ फॉर्मूला दैट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर टेस्टिंग अ नल हाइपोथेसिस, इसी को बोलते हैं टेस्ट स्टैटिक्स। तो यहाँ पर याद रखना, अ रूल ऑफ फॉर्मूला दैट प्रोवाइड द बेसिस ऑफ टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस, वो रूल वो फॉर्मूला जिससे हम लोग ड्राइव करते हैं, पता करते हैं कि नल हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट करना है, वो टेस्ट स्टैटिक्स है। जिन लोगों ने बेटा अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि काफ़ी लोगों को इसकी नॉलेज हो, काफ़ी लोगों के इससे रिलेटेड क्वेश्चन सही हो जाए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रूल ऑफ फॉर्मूला, अभी पढ़ चुके हैं हम लोग। रेंज ऑफ टेस्ट स्टैटिक जेड टेस्ट, हम बात करेंगे जो जेड टेस्ट है उसकी रेंज कहाँ तक होती है। तो याद रखना है आपका माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक इसकी रेंज होती है जेड टेस्ट की स्टैटिक्स। अगर हम टी टेस्ट की स्टैटिक्स की बात करें तो सेम है, जेड टेस्ट हो या टी टेस्ट हो, दोनों की होती है माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट, दोनों के लिए आपको याद रखना है रेंज उनकी यही होती है। अगर नेक्स्ट देखो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर पर जितने भी क्वेश्चन है वो यही हो जाना चाहिए मेरे सारे के सारे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफ, अगर हमारा जो नल हाइपोथेसिस ट्रू है फिर भी रिजेक्ट हो रही है, नल हाइपोथेसिस आपकी ट्रू है फिर भी रिजेक्ट हो रही है। इफ एच नॉट इज ट्रू बट वी रिजेक्ट इट, अगर मैंने कहा कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है फिर भी रिजेक्ट हो रही है तो दैट वाज अ टाइप 1 एरर। हमारी नल हाइपोथेसिस सही है उसके बाद भी रिजेक्ट हो रही है तो ऐसे एरर को बोलते हैं हम लोग टाइप 1 एरर। और अगर हमारा नल हाइपोथेसिस रॉन्ग है फिर भी एक्सेप्ट हो रही है, रॉन्ग है फिर भी एक्सेप्ट हो रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइप 2 एरर। समझ लेना है, टाइप 1 का मतलब है हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, एच नॉट की वैल्यू मैंने कहा ट्रू है फिर भी रिजेक्ट हो रही है, वी रिजेक्टेड, दैट इज अ टाइप 1 एरर। इससे रिलेटेड अभी मैं एग्जांपल भी लूंगा। ओके, तो टाइप 1 एरर समझ लेना क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस हमारी सही है फिर भी रिजेक्ट हो रही है तो उसे टाइप 1 एरर बोलेंगे। इनके अलावा द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद द कमिटिंग टाइप 1 एरर, टाइप 1 के लिए हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे हम लोग अल्फा बोलते हैं, ए से डोनेट करते हैं, आपको अल्फा से डोनेट करते हैं, तो याद रखना टाइप 1 के लिए अल्फा आएगा आपका। इफ फेलिंग, देखिए एग्जांपल कैसा है, इफ
फेलिंग स्टूडेंट इज पास्ड बाय एग्जामिनर। अगर एक स्टूडेंट फेल हो रहा था और उसको एग्जामिनर पास कर दे रहा है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि फेल हो रहा था फिर भी एग्जामिनर पास कर रहा है, फेल हो रहा था फिर भी पास कर रहा है, दैट इज अ टाइप 2 एरर। समझ लेना सिंपल कि हमने बोला कि क्या आपका ऑपोजिट चल रहा है कि अगर एक स्टूडेंट फेल हो रहा था उसको एग्जामिनर पास कर दे, दैट इज अ टाइप 2 एरर। और दूसरे क्वेश्चन देखिए उसी से रिलेटेड है, अगर एक पासिंग स्टूडेंट इज फेल्ड बाय एग्जामिनर, एक स्टूडेंट जो कि पास हो रहा था उसको फेल कर दे रहा है एग्जामिनर, दैट इज अ टाइप 1 एरर। पास हो रहा था उसे फेल कर रहा है एग्जामिनर, टाइप 1 है, फेल हो रहा था उसे पास कर रहा है, टाइप 2 एरर है। ठीक है, टाइप 1 को हम लोग मैंने कहा अल्फा से डिनोट करते हैं, टाइप 2 को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। 1 माइनस अल्फा इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्फिडेंस कॉफिशिएंट। याद रखना है 1 माइनस अल्फा हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस कॉफिशिएंट को, या इसी को बोला जाता है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो कॉफिशिएंट आपका कॉन्फिडेंस कॉफिशिएंट 1 माइनस अल्फा होता है, या इसी का नाम होता है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वही है, 1 माइनस अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंसेस। एरिया ऑफ द रिजेक्शन रीजन डिपेंड ऑन, भाई एरिया ऑफ रिजेक्शन रीजन डिपेंड करता है, सीधी सी बात है, साइज ऑफ अल्फा पर। साइज ऑफ अल्फा पर ही हमारा डिपेंड करेगा रिजेक्शन। याद रखना एरिया ऑफ रिजेक्शन डिपेंड करता है साइज ऑफ अल्फा पर। और साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन इज नोन एज, साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन को बोलते हैं साइज ऑफ द टेस्ट। जो क्रिटिकल रीजन है वो साइज ऑफ द टेस्ट होता है, एरिया ऑफ रिजेक्शन होता है, इसे साइज ऑफ अल्फा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इफ द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिक लाई इन द, कब हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, अगर वैल्यू किसके रीजन में आ रही है, कि वैल्यू जब रिजेक्शन रीजन में आएगी तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। सीधी सी बात है, जब वैल्यू है क्रिटिकल वैल्यू हमारी जो बात करेंगे, अगर रिजेक्शन रीजन में आएगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, नहीं आएगी तो बात अलग है। दूसरा ये फॉर्मूला है, वैसे तो आता नहीं है लेकिन फिर भी हम लोगों को याद रखना है, स्टैटिक आपका टेस्ट ऑफ स्टैटिक इज इक्वल टू होता है सैंपल स्टैटिक्स माइनस पैरामीटर अपॉन स्टैंडर्ड एरर। तो सैंपल स्टैटिक्स जो भी दिया जाएगा माइनस पैरामीटर की बात करेंगे, इसके अलावा स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिक्स पर। इसके अलावा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, अभी पढ़ चुके हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को ही हम लोग बोलते हैं साइज ऑफ द टेस्ट, कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को साइज ऑफ द टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी को इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो रिसर्च मेथोडोलॉजी पे 1000 क्वेश्चन हम पीछे करा चुके हैं, इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वो आप लोग पढ़ सकते हैं। और ये सिर्फ स्पेसिफिक आपके टाइप आपके टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस पर है, टेस्ट के हैं जितने भी टेस्ट लगते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस कब रिजेक्ट होगी उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लाई बिटवीन, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखो वहाँ पर जेड टेस्ट की रेंज पूछ रहा था और आपसे टी टेस्ट की रेंज पूछ रहा था, तो हम लोग बोलते हैं माइनस इनफिनाइट टू प्लस इनफिनाइट रेंज थी। अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो ये लाई करता है 0 and 1 में। ओके, क्रिटिकल रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड, क्रिटिकल रीजन को ही बोलते हैं हम लोग रिजेक्शन रीजन। तो क्रिटिकल रीजन क्या होता है, रिजेक्शन रीजन होता है जहां पर हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, वही रिजेक्शन रीजन है, वही क्रिटिकल रीजन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस या H0 व्हेन इट इज फॉल्स, तो वो उसको ही नाम दिया जाता है पावर ऑफ द टेस्ट। ये पूरी की पूरी आपको याद रखना है, पावर ऑफ द टेस्ट क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। जब वो फॉल्स है और रिजेक्ट हो रही है तो उसी को बोलते हैं हम लोग पावर ऑफ टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट इज रिलेटेड होता है, हमेशा याद रखना है, टाइप 2 एरर से। तो पावर ऑफ टेस्ट हमारा किससे रिलेटेड है, टाइप 2 एरर से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अ टेस्टिंग हाइपोथेसिस अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू, तो हम नहीं बता सकते इसको, डिफिकल्ट टू टेल कि भाई अल्फा और बीटा, मैंने बोला कि भाई टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर ये किसके इक्वल है, तो हम लोग नहीं बता सकते, तो सिंपल आएगा डिफिकल्ट टू आपको टेल। इसके अलावा द सिग्निफिकेंस लेवल इज द रिस्क ऑफ, मैंने बोला सिग्निफिकेंस लेवल किसका रिस्क होता है भाई, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज करेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, जब नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो रही है, करेक्ट थी, यही हमारे सिग्निफिकेंस लेवल पर रिस्क होता है कि सही भी होती है फिर भी आपकी रिजेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम्पल टू टेल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है। जब मैंने कहा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू 0 है तो उसे बोलेंगे टू टेल्ड या टू साइडेड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये तो सीधे से याद रखते ही जाना है, आपकी लेस देन होगी सिर्फ नॉट इक्वल टू 0। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन द टेबुलेटेड वैल्यू, अगर मैंने कहा कैलकुलेटेड वैल्यू की, कैलकुलेटेड जो वैल्यू है वो वैल्यू कम आती है हमारे टेबल वैल्यू से या टेबुलेटेड वैल्यू से, इसका मतलब है हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो सकती है।
तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी कम आ रही है टेबुलेटेड वैल्यू से, टेबल वैल्यू जो बात करते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू, तो उसको बोलेंगे हम लोग नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट नहीं होगी। ऑपोजिट याद रखिए, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा आ रही है टेबल वैल्यू से, टेबुलेटेड वैल्यू तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा कि कम आ रही है, लेस देन आ रही है, दैट मीन्स आपकी नॉट रिजेक्टेड नल हाइपोथेसिस। एक्सेप्टिंग अ नल हाइपोथेसिस कब होगी हमारा एक्सेप्टिंग, जब इम्प्लाई दैट आपकी नल हाइपोथेसिस लाइकली टू बी अ ट्रू। कब होती है, जब वो सही है तो हमेशा वो क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। द चांस ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू हाइपोथेसिस डिक्रीज व्हेन सैंपल साइज आपका इंक्रीज होता है। तो कब आपके हो सकती है रिजेक्ट, जब मैंने कहा रिजेक्टिंग आपकी ट्रू तब हो सकती है जब सैंपल साइज हमारा इंक्रीज कर रहा हो। द इक्वालिटी कंडीशन ऑलवेज अपीयर इन, एक देखो इक्वालिटी कंडीशन हमेशा हमारी क्या होती है, नल हाइपोथेसिस और सिंपल हाइपोथेसिस दोनों में इक्वालिटी आती है। तो इक्वालिटी कंडीशन याद रखना है इनके लिए होती है, जबकि इन इक्वालिटी की बात करेंगे तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर बात करेंगे। तो विच हाइपोथेसिस ऑलवेज इक्वालिटी होती है, तो नल हाइपोथेसिस और सिंपल हाइपोथेसिस, मतलब दोनों आंसर हो जाएंगे। और अगर बोल रहा है विच हाइपोथेसिस इज ऑलवेज इन इनइक्वालिटी फॉर्म, तो इनइक्वालिटी फॉर्म होती है हमारी ऑल्टरनेटेड हाइपोथेसिस। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पोजिट, पहले ही पढ़ चुके हैं, मी इज इक्वल टू मी नॉट होगा तो हमारी कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस है। अब पी में बात करूंगा, टाइप 1 एरर इज इक्वल टू, टाइप 1 एरर किसके लिए होगा, तो हमेशा अल्फा के बराबर होता है। टाइप 2 एरर हमारा किसके बराबर होता है, तो बीटा के बराबर होता है। कल अभी बताया था कि टाइप 1 एरर अल्फा, टाइप 2 एरर बीटा। पावर ऑफ टेस्ट निकालें तो 1 माइनस बीटा हमारी क्या होती है, पावर ऑफ टेस्ट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सारे हो जाना चाहिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे इससे भी आपका क्या जा रहा है, सब्सक्राइब कर लो यार, है ना, तो मैं दूसरी वीडियो भी बना सकूँ उससे रिलेटेड। काफ़ी पसंद की गई रिसर्च मैथडोलॉजी की, इसीलिए मैं उसको क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू, देखिए डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस 1 माइनस अल्फा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आपको उससे पहले 1 माइनस बीटा क्या था, आपका टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस था, वो टेस्ट पावर ऑफ टेस्ट था 1 माइनस बीटा, और डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस होता आपका 1 माइनस अल्फा। डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस 1 माइनस अल्फा। अगर अल्फा डिवाइडेड बाय 2, यही हमारा टू टेल टेस्ट होता है। तो टू टेल टेस्ट होता है जब अल्फा डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो यही हमारा टू टेल्ड टेस्ट होता है आपका। इसके अलावा इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी कि जहाँ पर हमको सैम्पल मीन स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है और हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वाले होते हैं उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ आप नोटिफिकेशन है प्लस आपको बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट वैल्यू आए वो आप कर सको। दूसरा देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट टी टेस्ट इज एप्लीकेबल होगा, टी टेस्ट कब एप्लीकेबल होता है, तो सीधा याद रखना जब सैंपल साइज लेस देन 30 हो और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन नोन हो। जब स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा नोन होता है और वैल्यू जो हमारी सैंपल साइज जो है वो लेस देन 30 होता है, तभी हम टी टेस्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना, टी टेस्ट लेस देन आपका सैंपल वैल्यू है, देन ये सैंपल साइज जो है लेस देन 30 होना चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होना चाहिए, तो हम टी टेस्ट करेंगे। टी टेस्ट एप्लीकेबल कब होगा, तो हमारे बोला है जब इक्वल नंबर ऑफ सैंपल हो, अनइक्वल नंबर ऑफ सैंपल हो या स्मॉल सैंपल हो। स्मॉल सैंपल में चाहे इक्वल हो या अनइक्वल हो, सभी में हमारा काम करता है टी टेस्ट। दूसरा बात करें कि टी टेस्ट इज एप्लीकेबल व्हेन द ऑब्जर्वेशन इन 2 सैंपल। अब 2 सैंपल हो चाहे 1 सैंपल हो, याद रखना है टी टेस्ट हमारा 1 सैंपल और 2 सैंपल दोनों में ही काम करता है, चाहे वो इक्वल नंबर में हो, चाहे वो पेयर्ड में हो, चाहे वो कोरिलेशन में हो। किसी भी तरह के 2 सैंपल है, बस स्मॉल साइज है, मैंने कहा सैंपल साइज कम है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको नोन है, तो हमारा चाहे इक्वल में हो, चाहे पेयर्ड में हो, चाहे कोरिलेशन में हो, हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा हो जाएगा। द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखना है हमेशा टी टेस्ट में वैस करती है आपके n-1। जब भी दिया जाए तो n-1 से हम लोग निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। इनके अलावा टेस्ट ऑफ टी टेस्ट में कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी बता चुका हूँ आपको, टी टेस्ट है तो n-1 से ही डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर वो बोल रहा है इफ़ अनपेयर्ड सैंपल टी टेस्ट है, सैंपल साइज 11 है और 11 है आपका, दूसरा वैल्यू n1 है और n2 है, अब वैल्यू ऑफ टेबुलेटेड पूछ रहा है, तो मैंने अभी बताया आपको इसको कैसे करेंगे, तब हम समझ जाते हैं दोस्तों वापस। ये कब करते हैं तो थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर मैंने कहा इसका हो जाता है आपका n1 प्लस n2 माइनस 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों साइज दे रखे हैं 11 प्लस 11, 11 प्लस 11 इज इक्वल टू आगा आपका 22 माइनस 2, मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा
20 आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। तो फॉर्मूला वही है, अगर एक वैल्यू है तो n1 माइनस n2 कर देते हैं हम लोग, ठीक है, ये याद रखना है। अगर मैंने कहा एक वैल्यू है तो n1 माइनस 1 हो जाता है। अगर दो वैल्यू दे रखे हैं, दो सैंपल साइज, तो देखो ऊपर फॉर्मूला लिखा है n1 प्लस n2 माइनस 2, तो हम दोनों को ऐड करेंगे, 11 प्लस 11 आपका 22 हो जाएगा, और माइनस 2 कर देंगे तो 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा फाइंड हो जाएगा। ओके, इफ एनालाइज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व 7 पेयर्ड टी टेस्ट शुड बी, अभी बता रहा हूँ 7 पेयर्ड है तो 7 माइनस 1, सीधी सी बात है 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर एक्सपेरिमेंट में बोल रहा है आपसे कि 7 पेयर सैंपल हैं तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, ऑब्टेन होगी, भाई एक माइनस कर देना n माइनस 1, तो 7 माइनस 1 मतलब 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आ जाएंगी। द मीन डिफरेंस 16 पेयर है ऑब्जर्वेशन, ये वैल्यू आप निकाल सकते हो, सीधे से याद रखना। आपको स्टैंडर्ड एविएशन टी टेस्ट के अंदर जो वैल्यू आती है वो जो भी आपको डिफरेंस एंड स्टैंडर्ड एविएशन दिया जाए वही हमारा आंसर होगा। तो दैट मीन्स स्टैंडर्ड एविएशन आपको डिफरेंस दे रखा है 10, तो आंसर भी हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ टी टेस्ट 10। ठीक है, ट्रिक है, आप सॉल्व कर सकते हो। टी टेस्ट इज डिफाइंड एज द डेविएशन ऑफ सैंपल मीन फ्रॉम पॉपुलेशन मीन यू एक्सपेक्टेड इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड एरर। तो टी टेस्ट को हम लोग डेविएशन होता है सैंपल एरर पर, तो ये स्टैंडर्ड एरर पर ही हमारा डिपेंड कर जाता है। इसके अलावा देखिए टी डिस्ट्रीब्यूशन हैज n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो व्हेन ऑल द n ऑब्जर्वेशन इन द सैंपल क्या होंगे, अगर मैं बोल रहा हूँ टी टेस्ट है, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 आपको गिवन दिया जा रहा है, इसका मतलब सारे के सारे सैंपल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो क्लियरली हो जाएगा, पहली वीडियो देख लेना इससे पहले वीडियो वाली, तो आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल वो सारे आपको समझ में आ जाएंगे। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यू इज अ सेट ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। भाई जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यू होंगी उनके सेट को ही हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो अभी बताया मैंने कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, जिनमें एंड इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ हमारे सैंपल है वही डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड इस तरीके से आ सकते हैं कि आपको नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यू दे रही है तो उसी के सेट को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। पर्पस ऑफ स्टैटिकल इंटरफेरेंस, इन्फ्रेंसेस को क्या बोलते हैं, स्टैटिकल इन्फ्रेंसेस होता है टू ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम द सैंपल डेटा। क्यों स्टैटिकल करते हैं, जैसे कि हमें कोई कंक्लूजन निकाला है पॉपुलेशन से रिलेटेड। अगर बोले सपोज दैट्स द नल हाइपोथेसिस ट्रू एंड इट इज रिजेक्टेड, मैंने अभी पहले भी बता चुका हूँ कि नल हाइपोथेसिस हमारी सही है फिर भी रिजेक्ट हो रही है, सही है फिर भी रिजेक्ट हो रही है, इसका मतलब टाइप 1 एरर है, डिनोट करेंगे अल्फा से, प्रोबेबिलिटी अल्फा हो जाएगी। सही है फिर भी रिजेक्ट हो रही है तो हमारी क्या हो जाएगी, टाइप 1 एरर। गलत है फिर भी एक्सेप्ट हो रही है, गलत है फिर भी एक्सेप्ट हो रही है तो टाइप 2 एरर होता है। सही है और रिजेक्ट हो रही है, सिंपल समझना है, सही है और रिजेक्ट हो रही है तो टाइप 1 एरर है, गलत है फिर भी एक्सेप्ट हो रही है तो टाइप 2 एरर हो जाएगा, उसे बीटा से डिनोट करेंगे। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है टेस्ट कर रही है हाइपोथेसिस की और पाकिस्तान के अंदर, और हु रीड द संडे मैगजीन इज 25%। उन्होंने बोला है कि भाई एक सर्वे कर रही है कंपनी और बोल रही है कि पाकिस्तान के अंदर मैगजीन जो है वो 25% लोग पढ़ते हैं। तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, भाई 25% से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो इक्वल टू 25%। नेक्स्ट बोला इफ द मीन ऑफ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, सेट टेस्ट की बात कर रहा है तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल होगा, पॉपुलेशन आपकी नॉर्मल होगी। ठीक है, क्वेश्चन बाद में करते जाएंगे भाई, तभी थोड़ी सही नहीं है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, इफ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू पी नॉट, द जेड वैल्यू आपकी क्या होगी, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है। अगर मैंने कहा जेड टेस्ट कब करते हैं, सीधा से याद रखना है स्टैंडर्ड डेविएशन आपका नोन होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर दूसरी चीज़ याद रखना है कि सैंपल साइज मोर देन 30 है, सीधा से याद रखो मोर देन 30 है तो जेड टेस्ट है, और लेस देन 30 है तो टी टेस्ट करते हैं। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, लेस देन 30 मोर देन 30। ठीक है, मोर देन 30 जेड हो जाएगा, लेस देन 30 आपका टी टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फिर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब मैं बात करूंगा व्हेन आपका, देखिए व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है और पॉपुलेशन टाइप, देखो मैं बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, भाई अननोन होता तो टी टेस्ट करते, सिंपल सवाल ये, अननोन होता तो टी टेस्ट करते, और अगर नोन है तो जेड टेस्ट करेंगे। तो अबाउट अ पॉपुलेशन मीन इज टेस्टेड बाय जेड टेस्ट, सीधा से याद रखना स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, जेड टेस्ट करेंगे। दूसरा बोल रहा है आपको म्यू नॉट की वैल्यू 130 दे रखी है, 150 दे रखी है, आपको देखिए सिग्मा दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, सीधी सी बात है, बिना देखे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन 25 दे रखा है, नोन है मतलब जेड टेस्ट लगाएंगे, बिना दिमाग लगाए सीधा आंसर लगा देना है।
दूसरा, कोई ये सॉल्व नहीं करना है, जेड टेस्ट का फॉर्मूला है ये 2.58 आएगी, अगर 0.05 आपका अल्फा वैल्यू आ रही है तो इसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरत नहीं है अभी आपको, क्योंकि इस रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। इफ़ P1 एंड P2 आर नॉट आइडेंटिकल देन स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस प्रोपोर्शन P1 माइनस P2 इक्वल हो जाएगा P1 Q1 अपॉन N1 प्लस P2 Q2 अपॉन N2। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना है आपको। और अंडर द P1 इज इक्वल टू P2, अगर मैं बोलूँ नल हाइपोथेसिस में P1 और P2 दोनों सैंपल बराबर है तो स्टैंडर्ड एरर का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो हो जाता है अंडर रूट PC QC अपॉन 1 अपॉन N1 प्लस 1 अपॉन N2। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये पहुंच सके और मैं भी आगे इस तरह की वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।